बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो होता है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था कि रिपर्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या अदर सर्जरी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। तो हम उसको हेमरेज कहते हैं, जिससे लॉस ऑफ ब्लड होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द रिपर्चर ब्लड वेसल इज कॉल्ड हेमरेज। आज का हमारा टॉपिक है कि लिम्स। ठीक है, लिम्स क्या होती है। लिम्स बेसिकली अगर हम लिम्फ की बात करें ना, ये एक तरह का फ्लूइड्स होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह ब्लड होता है, इसी तरह एक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्स कहते हैं, जो कलरलेस होता है और जिसके अंदर कुछ ब्लड सेल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है। तो बुक में हम देखते हैं कि लिम्स क्या होता है। लिम्स डिफाइंड एज कलरलेस फ्लूइड containing white blood cells which bathes the tissue and drains through the lymphatic system into bloodstream. लिम्स डिफाइंड एज, वो कहते हैं लिम्स क्या है। लिम्स एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, लिम्स क्या होता है, बेसिकली एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि विच बाथेस द टिश्यू, जो टिश्यू को बात कर देता है, टिश्यू के इर्द गिर्द ये मौजूद होता है। एंड ड्रेन्स थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम इनटू ब्लड स्ट्रीम, और लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। ठीक है, ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज को एम्प्टी करना, कोई चीज जो मूव करती है। ड्रेन थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो जो है ना ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो हम उसको लिम्फ कहते हैं। उसके बाद अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल्स और लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो लिम्फ होती हैं, जिनकी थ्रू वो मूव करता है, जो लिम्फ होता है, जिनके जो फ्लूइड होता है, उनको हम लिम्फ वेसल्स या लिम्फ चैनल कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लोज जो ना सिस्टम होता है लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल्स का, थ्रू विच लिम्फ फ्लो, जिनके जरिए लिम्फ जो है ना वो फ्लो करता है। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके अंदर लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल्स होते हैं, जिनके थ्रू लिम्फ ने फ्लो करना होता है। इट इज ए वन वे सिस्टम। ठीक है, एक वे ही सिस्टम होता है। एंड अलो द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू थ्रू आर द ब्लड, यानी कि इसका बस सिंपल एक वन वे सिस्टम है जिसका काम होता है कि लिम्फ को जो है ना फ्लो करता है टिश्यू से, जो है ना टुवर्ड द ब्लड, ब्लड की तरफ लेके जाता है, टिश्यू स्पेसेस से ब्लड की तरफ लेके जाता है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो लिम्फ होता है वो टिश्यू से मूव करता है ब्लड की तरफ थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। उसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ लिम्फ्स। लिम्फ्स की कंपोजिशन क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से ये बना होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो लिम्फ आमतौर पर क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज फॉर्मेड 96% वाटर एंड 4% सॉलिड। इसके अंदर दूसरे सॉलिड न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन इसके अंदर 96% वाटर होता है। ठीक है, और 4% दूसरे न्यूट्रिएंट्स जिसमें सोडियम पोटेशियम वगैरह आ जाएंगे। सम ब्लड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिम्फ। लिम्फ में कुछ ब्लड सेल मौजूद होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज टू रिटर्न प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस इनटू द ब्लड। जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे टिश्यू के अंदर मौजूद होती हैं, उनको ब्लड की तरफ जो मूव करता है वो क्या होता है, लिम्फ होती है। यानी कि लिम्फ का फंक्शन जो होता है कि टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्लड के अंदर मूव करना। सेकेंड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है 24 आवर्स। तो फ्लूइड्स की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, इनके एक पार्ट में फ्लूइड ज्यादा हो गया है, वहां से दोबारा हमने उसको मूव करके दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाना है, या एक में कम है तो वहां से दूसरे में आना है। इनकी जो भी फ्लूइड्स वगैरह की जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो लिम्फ के थ्रू होती है। लिम्फ ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा होता है। थर्ड है कि टॉक्सन, बैक्टीरिया एंड फॉरेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू व्यू लिम्फ। लिम्फ के थ्रू जो भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या टॉक्सन्स, ठीक है, या अदर फॉरेन बॉडीज वगैरह जाती हैं तो वो लिम्फ में जाके जमा हो जाती है। तो लिम्फ के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर मूव आउट कर देते हैं, या टिश्यू से जो है ना बाहर वो उसको वो यूरिन में लेके जाते हैं। ठीक है, टिश्यू से तो यूरिन से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं। उसके बाद लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यू। इसका एक और फंक्शन ये होता है कि जो टिश्यू के इर्द गिर्द इनके लिम्फ मौजूद होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, तो इनका काम होता है कि टिश्यू की स्ट्रक्चरल फंक्शन दोनों तरह की इंटीग्रिटी को, ठीक है, उनकी जो ना स्ट्रॉन्गनेस को, उनकी जो ना स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए टिश्यूज वगैरह की उसमें इसका एक अहम रोल होता है। उसके बाद lymph flow serves as an important route for intestinal fat absorption।
अब इंटेस्टाइनल के अंदर जो फैट जाती है कि उसकी अब्जॉर्प्शन हो ताकि वो बॉडी से आगे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करे, एक जगह पे वो जमा ना हो जाए। तो जो फैट की इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन होती है उसमें भी लिम्फ का एक अहम रोल होता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली टी सेल्स होते हैं। तो ये बॉडी का जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करने में जो जिसका काम होता है, तो उसमें इनका एक अहम रोल होता है लिम्फोसाइट का। बेसिकली हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन सेल्स के तौर पे काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो लिम्फ होता है ये लिम्फोसाइट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर एक अहम रोल प्ले करता है। यानी कि जहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आया वहां पे हमारी बॉडी को जाके फाइट करना है उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट। तो लिम्फ के थ्रू लिम्फोसाइट जो है ना वो वहां उस पार्ट की तरफ जाते हैं जिनके ट्रांसपोर्ट होते हैं। लिम्फोसाइट को ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका एक अहम रोल होता है। इस तरह हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसके अंदर एक अहम रोल प्ले करता है। ये हमारे पास लिम्फ का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है, वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हमने जो ऊपर वाला हमारा सारा सिस्टम था वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने ब्लड पढ़ा था, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उसके फंक्शन पढ़े थे, उसमें हमने ब्लड के मुख्तलिफ टिश्यू डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ब्लड से रिलेटेड डिजीज जिस तरह हेमरेज वगैरह डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लिम्फ डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमने पहले एनाटॉमी में पढ़ा था। अब सबको पता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है, कि वो सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है, लंग्स के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव करती है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है उसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं, और एक सिस्टम इस प्रोसेस को चला रहा होता है जिसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकिंग इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इनके रिस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करती है। द फर्स्ट ब्रीथ टेक प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ, ठीक है। जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहले वो सांस लेता है। फेटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल, उस वक्त बच्चे के लंग्स जो है ना काम नहीं कर रहे होते। जो छोटा बच्चा जिस टाइम पैदा होता है ना उस टाइम उसके लंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। सो ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फेटल ब्लड एंड मदर ब्लड ओकर थ्रू प्लेसेंटा। तो उस टाइम क्या होता है, क्योंकि बच्चा सांस तो लेता है ना, जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो बच्चा सांस लेता है, लेकिन उसके जो लंग्स होते हैं वो अभी नॉन फंक्शनल होते हैं। तो उस दौरान बच्चे ने जो गैसों का एक्सचेंज करना होता है, तो वो जो है ना बच्चा का ब्लड और माँ के ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होता है, थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड जो है ना बच्चे में जाता है और माँ के अंदर जाता है, तो वहां से जो है ना गैसेस का एक्सचेंज होता है। आफ्टर फर्स्ट बर्थ, ठीक है, यानी कि पहली सांस लेने के बाद रिस्पिरेटरी उसका जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि बच्चा जब पहली दफा पैदा होता है ना, जो वो पहला सांस लेता है, ठीक है, बच्चा पैदा होते हुए जो पहला सांस लेता है उसके लंग्स से वो सांस नहीं लेता, उस वक्त उसके लंग्स नॉन फंक्शन होते हैं। जो उसकी माँ का जो ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर और जो बच्चे का ब्लड होता है वो दोनों के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन जैसे ही बच्चा पहली सांस अब उसने ले ली, ब्लड मतलब गैसेस उसके अंदर गई हैं ब्लड के थ्रू, जो बच्चे और माँ के ब्लड के थ्रू एक्सचेंज हुआ था, तो अब बच्चे का रिस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यू हो जाएगा थ्रू आउट लाइफ। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रिस्पिरेशन occur only at death, ठीक है। जब इंसान की सांस कब रुकती है, जब उसकी मौत हो जाती है, वरना सारी जिंदगी इंसान की रिस्पिरेशन चलती रहती है। उसके बाद फेजेस ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के हमें पता है दो फेज होते हैं। एक इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन का मतलब होता है एयर जो इंटर होती है हमारे लंग्स के अंदर, एक्सपायरेशन जो एयर हमारे लंग्स से बाहर जाती है। तो इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से जो एयर हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो रही होती है उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। जबकि एक्सपायरेशन नाम से शो है, एक्स का मतलब होता है कोई चीज मूव कर जाना, चली जाना। ड्यूरिंग विच एयर लीव द लंग्स कॉल्ड एक्सपायरेशन। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, सेकंड होती है इंटरनल रिस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में क्या चीज शामिल होती है कि इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। रिस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको हम एक्सटर्नल एक्सपिरेशन कहते हैं। मसलन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड के दरमियान जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। इनके ऑक्सीजन लंग्स की हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो लंग्स की तरफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वहां से हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है, तो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर होती है
तो वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में होती है, पहले लंग्स से, फिर हम जब हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाती है, तो इसको हम एक्सटर्नल एक्सपायरेशन कहते हैं। सेकंड हमारे पास है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब इसमें बाहर का कोई काम नहीं है, इनके लंग्स का काम नहीं है इसमें, बल्कि ब्लड और बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनके दरमियान भी गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, और उसके अलावा बाकी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसीलिए जो ब्लड और टिश्यू के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक। रिस्पिरेटरी ट्रैक जो सांस की नाली होती है हम उसको रिस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच एयर मूव इन एंड आउट। बेसिकली एनाटॉमी का स्ट्रक्चर होती है, एक लॉन्ग हमारी नाली होती है सांस की, जिससे ऑक्सीजन हमारी जो होती है, जो हवा जो होती है वो अंदर भी आ रही होती है और बाहर भी जा रही होती है उसी नाली के थ्रू। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इसमें यह होता है कि इट इंक्लूड नोज, ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होती है इसके अंदर जो जो चीजें शामिल हैं उसके अंदर नोज होता है हमारा शामिल है, उसमें ये हमने एनाटॉमी में सारे इसके पार्ट्स पढ़े थे। सेकंड फेर्निक्स होता है, ठीक है, जो कि जो सांस की नालियां होती हैं। लैरिंक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स होता है। ट्रैकिया, ये मेन सांस की नाली होती है। ब्रोंकियल, जो आगे छोटी छोटी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, उसके बाद लंग्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड। अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिस्पिरेटरी सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होती है और एक होती है लोअर। अब ऊपर हम पहले देखते हैं कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें हमारा नोज आ जाएगा, ठीक है, नोज के साथ फेर्निक्स, नोज के नीचे ही साथ हमारा गला होता है जिसे हम थ्रोट या उसको फेर्निक्स भी कहते हैं, ये, और उसके साथ जो दूसरी स्ट्रक्चर होती हैं ये हमारे अपर पार्ट में आ जाएगा, खासतौर पर नोज। नोज के साथ जो फेर्निक्स है जिसके हम थ्रोट भी कहते हैं, जो हमारा गला वाला पार्ट होता है, और उसके साथ एसोसिएटेड अदर स्ट्रक्चर जो होती हैं वो हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक अपर कहेंगे। लावर में क्या आ जाएंगी, लावर के अंदर जो है ना लैरिंक्स होगा। लैरिंक्स जो, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ पे आवाज प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लैरिंक्स कहते हैं। तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इज कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होती है जो फर्दर नीचे सांस की नाली होती है, ट्रैकिया। ये एनाटॉमी में मैंने आपको डायग्राम इसकी दिखाए थे, ये सारी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ब्रोंकाई, जो छोटी छोटी नालियां होती है हम उनको ब्रोंकाइल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद लंग्स, ये लोअर पार्ट में आएंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो ये थोड़ा लंबा है, हम लोग कल इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म अलग है, ठीक है, और इसके बाद एक्सपायरेशन की अलग है, उसके बाद पल्मोनरी वेंटिलेशन, तो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने लिम्स के बारे में पढ़ा था कि लिम्स क्या होती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर। फिर हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा है कि रिस्पिरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद हमने देखा है कि रिस्पिरेशन में इंटरनल रिस्पिरेशन होती है और होती है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि दो चीजें होती हैं, एक होती है इंस्पायरेशन, दूसरी होती है एक्सपायरेशन, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक्सटर्नल इंटरनल रिस्पिरेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा है कि अगर हम फंक्शनल एनाटॉमी की बात करते हैं तो हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन और हवा मूव करती है बॉडी के अंदर और बाहर जाती है, उसको फर्दर हमने दो जो है ना पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, और एक जो होती है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर में हमने देखा है उसके अंदर नोज हमारा इंक्लूड होता है और फेर्निक्स इंक्लूड होता है, जबकि जो हमारा नीचे वाला जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके में हमारा लैरिंक्स भी है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसमें ट्रैकिया भी इंक्लूड है, उसमें ब्रंक्यूल भी होती है, ब्रंकाई, ब्रंक्यूल, जो सांस की छोटी छोटी ब्रांचेस होती है जिनमें फर्दर ऑक्सीजन मूव कर रही होती है, मूव कर रही होती है, ब्लड वगैरह में जाती है। उसके बाद लंग्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ।